नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 9 बजे की 9 खबर आप देख रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात ईरान इजराइल युद्ध की करते हैं। बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि अमेरिका भी अब इजराइल ईरान युद्ध में आ गया है। अमेरिका ने रात के 2:30 बजे ईरान पर बड़ा अटैक किया है। 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है, जिसमें कि फोर्दो, नंताज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट। जिसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी मीडिया को संबोधित भी किया और ईरान को एक और बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा और अभी कई टारगेट्स बचे हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि अमेरिका दूसरे टारगेट को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने इस अटैक को लेकर के अमेरिकी सेना की भी तारीफ की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हो। देखिए, 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग जगहों पर 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और ईरान को चेतावनी भी अमेरिका की तरफ से दी गई है कि अगर वो शांति स्थापित नहीं करता है तो और भी टारगेट्स हैं अमेरिका की नजर में जिस पर हमला किया जा सकता है आने वाले वक्त में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया है और अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट पर रात के 2:30 बजे हमला किया और उसके बाद अब ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। तो ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को ये चेतावनी दी है कि अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो अमेरिका फिर से हमला कर सकता है। इसके पहले भी, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी शांति की बात दोहराई थी और शांति के लिए ईरान को न्योता भी दिया था, लेकिन ईरान की तरफ से उस वक्त ये कहा गया कि अगर इजराइल हमला करता है तो उसका जवाबी कार्रवाई ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर किया जाएगा ईरान की तरफ से। और उसके बाद ट्रंप ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है और अब ट्रंप ने भी इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान पर हमला किया। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर इजराइल ईरान के बीच आ रही है, जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ट्रंप ने कल हमले की जानकारी दी थी। इजरायली मीडिया को ट्रंप ने नेतन्याहू से जानकारी दी थी। आपको बता दें कि ट्रंप ने कल हमले की जानकारी दी थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां इजरायली मीडिया की तरफ से इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप ने हमले की जानकारी इजराइल को दी थी पहले और अब नेतन्याहू को ईरान पर अमेरिकी हमले की जानकारी थी। तो इजराइल के समर्थन में अमेरिका आ चुका है। सीधे सीधे ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हो रही है और दोनों देश साथ मिलकर के अब ईरान पर हमला कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि ईरान की इस वक्त क्या स्थिति होगी, क्योंकि ईरान को पहले अमेरिका ने बातचीत के लिए बुलाया था। अमेरिका की तरफ से यह कहना था कि आने वाले वक्त में शांति स्थापित हो। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का बयान भी अब सामने आ गया। आज की रात बड़ी सफलता मिली है, ये ट्रंप का कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। हमें आज रात बड़ी सफलता मिली है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। आपने इसे शुरू किया, हम इसे खत्म करेंगे। तो ट्रंप का ये बड़ा बयान, ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। ट्रंप लगातार, डोनाल्ड ट्रंप ये दोहराते आ रहे हैं कि शांति स्थापित हो, लेकिन ईरान ने इसका समर्थन नहीं किया। Will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little. जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो अटैक किया है उसको पहले अमेरिका ने ही अनाउंस किया और साफ तौर से जो इसराइल है उन्होंने अमेरिका की मदद मांगी थी, क्योंकि इसराइल को मालूम है कि वो उनके पास वो जो है उसको नष्ट करने का प्रोग्राम नहीं है, यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है
उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स नहीं है, उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए वो एयरक्राफ्ट नहीं है, वो खाली अमेरिका के पास है जो उतना नीचे पेनिट्रेट कर पाएंगे। यानी जो अमेरिका के पास बॉम्ब्स हैं वो 61 मीटर तक नीचे मार कर देते हैं। और चूंकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था वो फोर्डो में चलाया जा रहा था, कूम का एरिया है ईरान में, तो ऐसा समझा जा रहा है कि उसी पे अटैक किया गया। अब ईरान का क्या रुख रहेगा, क्या इसराइल के खिलाफ जो है, क्या रशिया सामने आएगा, चाइना सामने आएगा? क्योंकि जिस तरीके से ईरान पे हमला किया गया, ईरान ये कहेगा कि वो अपनी रिटाइलेशन पे इसराइल के खिलाफ हमला कर रहा था, क्योंकि इसराइल ने पहले अटैक किया और अब चूंकि अमेरिका सामने आया है तो वो उसे अपनी सॉवरेनिटी पे अटैक समझे जाएगा, समझ लेंगे, तो उसका शायद रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अभी टेल अवीव में कोई ऐसी सायरन नहीं बजी जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ईरान की तरफ से कोई हमला लॉन्च किया गया है। हालांकि जो उनकी तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं उसको यहाँ पहुँचने में 5-6 मिनट का समय लगता है, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि सायरन्स बजती हैं और लोगों को कहा जाता है कि वो सतर्क रहें। क्योंकि जब मैंने भी एंट्री की बाय रोड हमें आना पड़ा, यहाँ पे एयरपोर्ट सारे बंद हैं। जॉर्डन के रास्ते से हम आए, पहले बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस मिली कि आपको किस तरीके से बचना है। हमसे पूछा गया कि आपको मालूम है कि क्या करना है। हमें ये कहा गया कि अगर कहीं पर भी सायरन होती है, अगर आप रास्ते पे हैं तो वहाँ ही, अगर आसपास कहीं पे बंकर है वहाँ फौरन जाइए, नहीं तो नीचे लेटिए और अपने हाथ जो हैं वो अपने सर के ऊपर रखिए, यानी नीचे सरफेस पे रहिए, ताकि अगर कोई हमला होता है तो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स का असर या स्प्लिंटर्स का असर इंसान पे ना आए। तो वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है। और जब हम होटल में एंटर हुए सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शंस दी गई, तो किस तरीके से अटैक से बचना है, क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको बंकर में जाना है। तो यहाँ पे पहले से ही इसराइल के लोग भी रेडी थे कि अगर कोई भी हमला होता है तो किस तरीके से बचना है। और ये पहले ही समझा जा रहा था कि शायद यूएस इसमें एंट्री करेगा, लेकिन यूएस ने ये एक सरप्राइज जरूर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। हमले के बाद ईरान की धमकी भी अब सामने आई है। ईरान की तरफ से भी अब धमकी दी गई है कि अब कार्रवाई करने की हमारी बारी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ईरान के सुप्रीमो लीडर ने इस बात की चेतावनी दी है, अब कार्रवाई करने की हमारी बारी है। खमेनेई ने ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अमेरिका ने 2:30 बजे रात में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। उसके बाद ईरान ने भी धमकी देने की चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका को ये बड़ी चेतावनी है, यानी कि अब जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी किया जाएगा। अब कार्रवाई करने की हमारी बारी है, ये ईरान का कहना है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये बड़ी चेतावनी अमेरिका को दे दी है। तो इजराइल और अमेरिका अब एक साथ नजर आ रहे हैं। ईरान पर दोनों देश ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन अब इसके बाद ईरान ने भी अपना रुख ये साफ कर दिया है कि अब उसकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख अब बिहार की खबर का करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के बाद मां जानकी की धरती सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम ने यह लिखा है कि पुनैरा धाम में भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार हो चुका है। सीएम ने इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की है, जो बेहद भव्य और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने यह लिखा कि मंदिर का निर्माण जल्द ही किया जा सके, इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इसको लेकर के पूरी जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर बेहद खुशी भी जताई है और ये लिखा कि मां जानकी का भव्य मंदिर निर्माण बिहार के सभी लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। तो सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर तैयार होगा। अयोध्या में राम मंदिर के तर्ज पर अब सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर तैयार होगा। तो देखिए, अब इसे लेकर के एक ट्रस्ट का गठन भी कर दिया गया है और इस ट्रस्ट के जरिए यही जितनी जल्दी से जल्दी हो सके माता सीता का ये मंदिर बन करके तैयार हो जाए। क्योंकि जब राम मंदिर बना था उस वक्त से ये जानकारी सामने आ रही थी
कि माता सीता का भी मंदिर सीतामढ़ी में बनाया जाएगा और उस वक्त से ये मांगे तेज हो गई थी। और अब क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कर दी गई है और कुछ तस्वीरें भी सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए शेयर किया है और उस तस्वीर को भी अब इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना भव्य मंदिर बनाने की जो तैयारी है बिहार सरकार की तरफ से की गई है और सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। और अब देखिए पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर को लेकर के गंभीरता जताई थी और ये वादा किया था कि अयोध्या के बाद अब सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर की बारी है। बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि भव्य सीता मंदिर बनने वाला है माता सीता का, और क्योंकि अमित शाह का भी हम बयान अभी दर्शकों को सुना रहे थे, उन्होंने भी बिहार वासियों से ये वादा किया। क्या लगता है चुनाव से पहले ये मंदिर कितना आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में फायदा करेगा एनडीए को? देखिए, निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा और दरअसल सरकार ने पुराना धाम को अयोध्या की तरह विकसित करने का फैसला लिया है और इसीलिए धार्मिक न्यास अधिनियम में संशोधन भी किया है सरकार ने। इससे जो सीता की जन्मभूमि है इसका धार्मिक और पर्यटन महत्व बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। और पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ही बिहार सरकार ने यह कदम उठाया है और इसके तहत जो बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 है उसमें संशोधन किया गया, जिसके तत्काल प्रभाव से अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू कर दिया गया है। और अध्यादेश लागू होना, और जैसा कि आपने देखा सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद शेयर किया है और बताया है कि इसके लिए ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है और कंस्ट्रक्शन और जो मंदिर दूसरे जो कंस्ट्रक्शन है और मंदिर का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, इसकी भी एक खूबसूरत और सुंदर तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है सीएम के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में पुराना धाम विकसित होगा। अयोध्या की तर्ज पर इसे बनाया जाना है। संजय, ये भी जानकारी चाहूंगी कि इस मंदिर को बनाने में कितनी लागत आएगी और कितने क्षेत्र में फैला हुआ ये मंदिर होगा, क्या कोई जानकारी मिलेगी? देखिए, इसके लिए समय समय पर फर्स्ट फेज के लिए जो जमीन अधिग्रहण है उसके लिए कैबिनेट के माध्यम से सरकार ने राशि आवंटित कर दी है और ये राशि दे भी दी गई है। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो राशि है वो बढ़ सकती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। फर्स्ट फेज की जो राशि है जमीन अधिग्रहण के लिए वो सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से रिलीज कर दी है। आने वाले समय में स्ट्रक्चर और इससे जो रिलेटेड वर्क है उसके लिए बड़े पैमाने पर राशि आवंटित की जाएगी और इसके लिए लगातार जो पर्यटन विभाग है और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मामले को लेकर कृतसंकल्पित और गंभीर है और निश्चित तौर पर ये राशि जो है और बढ़ेगी। कितनी राशि जाएगी इसका अंदाजा जो है अगली बैठक जब कैबिनेट की होगी तब पता चल पाएगा। जी संजय, कब तक ये मंदिर बनकर तैयार होगा, क्या कोई जानकारी? देखिए, जैसा कि आपने खुद देखा कि सरकार की प्रायोरिटी है, मुख्यमंत्री के अगर सोशल मीडिया एक्स पर आप उस पोस्ट को देखेंगी तो उनका साफ तौर पर यह मानना है कि सरकार जल्द से जल्द चाहती है कि इसका निर्माण हो जाए, इसलिए ट्रस्ट का भी गठन किया गया है। तो टाइम फ्रेम तो रखा गया लेकिन जल्द से जल्द निर्माण हो, प्रायोरिटी इस बात की होगी। ये देखना होगा कि कितने दिनों में इस मंदिर का निर्माण हो जाए। ठीक है जी, ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में अब भव्य मंदिर माता सीता की बनाने की तैयारी है और पुनरा धाम में यह मंदिर बनाया जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में बिहार को बहुत फायदा मिलेगा और खासकर पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी पहल इसे कह सकते हैं आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 2023 जाति आधारित गणना में चिन्हित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को तत्काल ये राशि मिलेगी। सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का ये बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने तत्काल पैसे देने का फैसला लिया। आपको बता दें कि सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के
94 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। और इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। जब 2023 में जाति आधारित गणना करवाई थी तब 94 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवार आइडेंटिफाई किए गए थे। इन परिवारों में सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम समुदाय के लोग थे और सरकार ने यह फैसला लिया था कि इनको रोजी रोजगार के लिए प्रति परिवार 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार ने यह फैसला लिया था कि यह राशि धीरे धीरे अगले 5 सालों में दी जाएगी, लेकिन अचानक से अब इस बारे में सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला ये लिया है कि जो लाभान्वित परिवार हैं उनको एक साथ यह राशि दी जाएगी और राशि तत्काल दी जाएगी। यह आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर पर दिया गया है और निश्चित तौर पर इसका जो फायदा है वो उन 94 लाख गरीब परिवारों को होगा जो इस योजना के तहत आते हैं और उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इन सभी परिवारों को एक साथ लाभ पहुंचाने की कार्रवाई अभी से ही करने का फैसला लिया गया है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। यानी कुल मिलाकर अब जो 94 लाख परिवार हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत वाली ये खबर है कि सरकार ने अब जो 2 लाख रुपया देने का फैसला लिया है उसकी अदायगी तत्काल हो जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो आवश्यकता अनुसार जो राशि है उसको 2 लाख रुपए से अधिक बढ़ाया भी जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। विपक्ष जहां इसे महागठबंधन सरकार का लिया गया फैसला करार दे रहा है, वहीं सत्ता पक्ष सरकार के इस फैसले को एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना रही है। सर्वेक्षण कराकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला हमारी ही सरकार का था। दुर्भाग्य से नीतीश कुमार जी ने हमारा साथ छोड़ दिया, फिर भाजपा के साथ चले गए और इसमें इतनी देरी हो गई। अब चलिए चुनाव के समय पर ही उन्होंने ये फैसला लिया, स्वागत योग्य है, लेकिन नीतीश जी इतना तय है कि आपका गठबंधन चुनाव हार रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनवरी में ही कहा था कि बजट में राशि का आवंटन करके 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दिए जाने की घोषणा जो महागठबंधन सरकार ने की है उसको मूर्त रूप दिया जाए, लेकिन तेजस्वी जी को क्रेडिट नहीं मिल जाए, इसलिए डबल इंजन सरकार ने बजट में राशि का आवंटन नहीं किया और लोगों को 2-2 लाख रुपए देने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिहार के जाति सर्वेक्षण में 94 लाख वैसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको व्यापार रोजी रोजगार करने के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। उन परिवारों को 5 वर्षों के दरमियान सरकार ने फैसला किया था कि मैं दूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए सरकार ने फैसला किया कि तत्काल उन सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह है केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार की नीति। 2023 की जाति आधारित जनगणना में चिन्हित बिहार के 94 लाख आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित परिवारों को तत्काल पैसा देने का राज्य सरकार का निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों के हित में प्रभावकारी कदम उठाया है। इससे सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी लाभ मिलेगा। बिहार ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने और लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी से जुड़ी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और विशेष सचिव शिशिर कपेल मौजूद रहे। मंत्री नितिन नवीन ने यह कहा कि ब्रिज पॉलिसी का विजन 2020 में ही किया गया था। पथ निर्माण विभाग की ओर से इससे जुड़े कामों को पूरा किया गया, जिसके बाद 3 जून को मंत्रिपरिषद की इस पर मुहर लग गई। मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में बिहार पहला राज्य है जिसने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी यानी कि पुल संधारणा नीति लाया है। मंत्री ने यह भी बताया कि इस नीति के तहत पथ निर्माण विभाग के रास्तों पर बने 250 मीटर से ज्यादा की लंबाई वाले पुलों का थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट का काम होगा और इसके लिए आईआईटी दिल्ली और पटना को चुना गया है।
से जो ब्रिज को लेके कंसर्न रहता है बिहार में, और एक बड़ा माहौल भी बना है पिछले कुछ दिनों से, तो मेरा ये मानना है कि उस दिशा में विभाग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत जल्द जैसे OPRMC पॉलिसी पूरे देश में बिहार के रोड मेंटेनेंस में जाना जाता है, उसी प्रकार से ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी बिहार का देश भर में एक अलग स्थान के साथ जाना जाएगा। और पूरा डिपार्टमेंट उसमें हम अपने इंजीनियर्स को भी स्ट्रेंथन कर रहा है, उनको ट्रेंड कर रहा है। कुछ ब्रिजेस में एक्सीडेंट जो हमारे नहीं हुए थे, एक ब्रिज एक्सीडेंट पहले हुआ था, अगवानी घाट पुल, मात्र एक ब्रिज का हमारे यहाँ प्रॉब्लम आया था, जिसमें कुछ टेक्निकल डिज़ाइन इश्यूज थे जिसके कारण आया था। इसके कारण भी यह महत्वपूर्ण हो गया था और भारत सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा जा रहा था जनरली ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाने वाले पूरे देश में प्रथम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।